हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड क्लास है आपकी दूसरा लेक्चर। अब इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रेंड ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स में कौन कौन से ट्रेंड हैं, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, बायोसिस्टमैटिक्स की बात कर रहे थे ना। तो बायोसिस्टमैटिक्स में क्या क्या ट्रेंड्स हैं देख रहे हैं। बायोसिस्टमैटिक इज ऑल्सो called experimental taxonomy. Experimental taxonomy, which is the study of taxonomy of organism using modern biological technique, including यानी इनमें हम लोग जो ट्रेंड है हमारे बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी या बायोटेक्सोनॉमी का, तो जैसे पुराना होता है, जैसे कोई चीजें हैं ट्रेंड में चल रही हैं तो ये ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग चीजें क्या चल रही हैं, जेनेटिक्स यानी मॉडर्निटी है टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने लाया, तो जेनेटिक्स का को इंक्लूड करा दिया उसमें। आगे उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इन्वॉल्व करा दिया, इकोलॉजी, साइटोलॉजी और इवोल्यूशनरी कंसेप्ट यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ बात किया। और हम लोगों ने कुछ बात किया, ठीक है। इन ये सारी चीजें जो थी ये इन्फ्लुएंस की हमारे बायोसिस्टमैटिक्स को। आगे हम बात करते हैं कि बायोसिस्टमैटिक्स देयर आर फॉलोइंग मेजर ट्रेंड्स ऑफ इन बायोसिस्टमैटिक। पहला कीमोटेक्सोनॉमी था, साइटोटेक्सोनॉमी था, इथोटेक्सोनॉमी था, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यानी पीछे जो चीजें दी गई थी इनका इस्तेमाल करके ना हम लोगों ने इस टेक्सोनॉमी को मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया इतने सारे ग्रुप में, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं कि कीमोटेक्सोनॉमी था क्या। कीमोटेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम किन किन बातों के बारे में बात किए। तो कीमोटेक्सोनॉमी में देखा गया, तो इसमें इन्वॉल्व कराया गया ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके और ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है ना। तो जिन जिन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है उनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस करते थे वो कोई अलग टाइप का जो फ्लेवरिंग एजेंट निकालता था, कोई प्लेजेंट एजेंट निकालता था, कोई मिल्क प्रोडक्शन करता था। तो इस तरीके से भी उनको कई ग्रुपों में बांटा गया। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था, किसी में अलग प्रोटीन है, किसी में उनके न्यूक्लिक एसिड्स के बेस पे, प्रोटीन के बेस पे उनको हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। मेडिसिनल, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कौन मेडिसिनल प्लांट है, तो सब मेडिसिनल प्लांटों को एक ग्रुप में रख दिया गया। तो ये इन चीजों को अगर ध्यान में रखा गया टेक्सोनॉमी करते समय, उनके प्रोटीन को, उनके अमीनो एसिड्स को, उनके न्यूक्लिक एसिड को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, तो उनको कीमोटेक्सोनॉमी के अंतर्गत कंसिडराइज किया गया, ठीक है। और इसमें फोकस किन चीजों पर किया गया, एल्कलॉइड पे किया गया था, फ्लेवोनॉइड पे किया गया था, इसेंशियल ऑयल्स पे किए गए थे। तो इन चीजों को हम ध्यान में रख के टेक्सोनॉमी को अगर हम करते हैं या ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्ड करते हैं तो उनको हम कीमोटेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी की बात करते हैं कि अब ये साइटोटेक्सोनॉमी क्या है। तो साइटोटेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं किसके बारे में, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। आप देखिएगा यहां पे बात कर रहा है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ कैरियोटाइपिक एनालिसिस, ठीक। यानी कैरियोटाइपिक एनालिसिस, कैरियोटाइप के बारे में हम देखते हैं। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बात करके उनको ध्यान में रख के अगर टेक्सोनॉमी करते हैं तो उसको हम साइटोटेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। और भी इनमें कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं, तो ये यहाँ पे बातें की जा रही है। साइटोटेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, अभी बात किया था, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ सेल, सेल के बिहेवियर, और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कैसा डिवीजन कर रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हैं। माइटोसिस कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, ये माइटोसिस कर रहा है,
इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर हम ऑर्गेनिज्मों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं या उनको ग्रुप्ड करने की बात करते हैं तो उनको हम साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन, वेरिएशन इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्रोमोसोम के अंदर जो म्यूटेशन को देखा जाता है, वेरिएशन को देखा जाता है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर एग्जांपल देखा गया तो ये क्या है, कैरियोटाइप कंपैरिजन ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो हैं उनके कैरियोटाइप कंपैरिजन की बात हम करते हैं। प्राइमेट्स एक ऑर्डर है जिनमें हम बात करते हैं तो उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म करीब करीब एक जैसे। इथोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं। इथोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है व्यवहार। इथोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर मीन्स इथोलॉजी। अगर हम उस किसी के व्यवहार के बेस पे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्मों को तो हम उनको इथोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे हम इंसानों को अगर बात करते हैं, इंसान जो ह्यूमंस हैं उनको भी हम व्यवहार के हिसाब से अलग अलग भागों में, अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं। जैसे कोई होता है ना कि बड़ा सॉफ्ट काइंड हार्टेड कह देते हैं कि ये आदमी बड़ा काइंड हार्टेड है, अच्छे दिल वाला है, या इसके अंदर कोई आदमी होता है इमोशनल होता है, कोई आदमी होता है रूड होता है, ठीक है, कोई आदमी होता है डिसिप्लिन्ड होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम, तो डिसिप्लिन का एक ग्रुप हो गया, रूड कोई व्यक्ति है उसका एक ग्रुप हो गया। उसी तरीके से अगर हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार के बेस पे अगर कोई टेक्सोनॉमी की जाती है तो उसको इथोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। देख लेते हैं इसको। इथोटैक्सोनॉमी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द बिहेवियरल पैटर्न, पर्टिकुलरली एनिमल। ये बेसिकली प्लांट के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं, स्पेशली एनिमल। इन दिस एनालिसिस ऑफ बिहेवियर सच एज मेटिंग, फीलिंग, हेटिंग, हैबिट, कम्युनिकेशन, ETCR स्टडीज। इसके अंतर्गत हम लोग बिहेवियर देखते हैं। जैसे मेटिंग का बिहेवियर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेटिंग करने के लिए कोर्टशिप जो व्यवहार शो करते हैं उसमें गाना गाते हैं, कोई लड़ता है, ठीक है, कोई इम्प्रेस करने के लिए नाचता है। तो सबका अलग अलग व्यवहार है, उनको अलग ग्रुपों में रखा गया है। फीलिंग्स है, हैबिटेट है, कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से इनको हम लोगों ने व्यवहार के बेस पे देख लिया। अगर हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी यूटिलाइज द मॉलिक्यूलर डाटा सच एज DNA, RNA सीक्वेंस टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यह DNA सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस ना ऑर्गेनिज्मों के लेते हैं और एंड डिटरमाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है कि हमारे आने पिछली पीढ़ियों में ये किस तरीके का सीक्वेंस था, या हमारे में क्या चेंज हुआ है या उनके में क्या चेंज था। इन बातों पे भी ध्यान देते हैं। आगे दिस मेथड और ये मेथड क्लासिफिकेशन का क्या है, इफेक्टिव है। ये क्लासिफिकेशन के लिए इफेक्टिव है, किसके लिए, माइक्रोब्स में और उनके एनालिसिस में और उनके इफेक्ट को भी देखने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। यानी माइक्रोबियल स्टडी करनी है, माइक्रोब की टेक्सोनॉमी करनी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, कितना दिक्कत दे रहे हैं, उनके बारे में भी अगर जानना है तो उनके बारे में भी इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करके हम देख सकते हैं। अगर एग्जांपल करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, इंक्लूड क्या क्या आते हैं इनके अंतर्गत, तो फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है, इसके मदद से यानी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री टू आइडेंटिफाई द इवोल्यूशनरी पाथवे। यानी हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करके फाइलोजेनेटिक ट्री मतलब, ठीक है, फैमिली ट्री जिसको कह सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बैक्टीरिया का हम लोग करते हैं बाय यूजिंग 16S rRNA सीक्वेंस। आगे यूजिंग द माइक्रोबियल
को फर्स्ट, यानी इकोलाई में जैसे इकोलाई होता है, को फर्स्ट जीन सीक्वेंस फॉर द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में को फर्स्ट जीन का। ठीक है, किसके लिए? स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, बात करते हैं कि ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, तो इनमें बात क्या की जाती है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ORR फेनेटिक क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन quantitative analysis of numerical characteristics using statistical method. In this, basically utilization of computational tools to analyze, to access overall similarities among the organism। यानी इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का बेसिकली इस्तेमाल हम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से लिया हुआ डाटाबेस होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का काम करते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज बेस्ड ऑन द मल्टीप्लीकेशन फिनोटिपिक ट्रेट्स। एग्जांपल्स, हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर एंड लाइनेज चेंज। ठीक है, लाइनेज चेंज, अब ये है क्या, ये जान लेते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर आर द एब्जॉर्बल ट्रेड ORR फीचर यूज इन क्लासिफिकेशन, classifying and identifying the organism in taxonomy. There are following character of taxonomy. तो यहां पे देखेंगे दो चीजें समझेंगे ना, यहाँ पे एक छोटी सी मेरी बातों को आप समझिएगा। यहाँ पे हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, एक पढ़ना है हमें टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर पढ़ने हैं, और दूसरा पढ़ना है लाइनेज चेंज। तो हम अभी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या। टेक्सोनॉमी तो देख लिया, अब टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है, यानी टेक्सोनॉमी करते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और किन किन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो ये कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए, हाँ, या उसको फीचर उसके जानने के लिए हम यूज कर, और क्लासिफिकेशन को करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं। तो कैरेक्टर कौन कौन से हमारे हैं? अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, एक होता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो आप जानते हैं, टेक्सोनॉमी के लिए सबसे बेसिक बात यही देखी जाती है कि किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा दिखाई दे रहा है, बाहरी बनावट कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल फीचर कह सकते हैं। दूसरा है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। एनाटॉमिकल कैरेक्टर का मतलब है आंतरिक संरचनाओं के बारे में, अंदर के कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। ठीक है, अंदर का मतलब इंटरनल। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टर और बिहेवियरल। तो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स इतने सारे हैं, और इन बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी टेक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे किसी को मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हम बाहर से देख के, जैसे मान लीजिए एक काली सी भैंस है और काला सा कुत्ता है, दोनों के पास सेम सब कुछ है, उसके पास भी पूंछ है, उसके पास भी पूंछ है, चार पैर उधर भी, चार पैर उधर भी, कान उधर भी, कान उधर भी। ठीक है, तो कोई अगर कहता है तो हम दो चीजों को कंपेयर करके बताता है, तो वो जब तक वो उसके साइज के बारे में, शेप तो बता दिया उसने कि चार पैर है, एक पूंछ है, एक दो कान है, ठीक है, काला सा शरीर है, मुंह है, जीभ है, ये सब कुछ बता दिया, लेकिन कह दिया कि 1.5 फुट का है, 1 फुट का है ना, तो 1 फुट है, और कह दिया कि 4 फुट का है, तो आप समझ जाओगे कि 4 फुट का तो कुत्ता होगा नहीं, वो भैंस ही होगी, और 1 फुट का है तो वो कुत्ता ही होगा, या कुछ और भी दूसरा कुछ हो सकता है। तो इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसमें क्या आता है? शेप आता है, साइज आता है, कलर आता है,
स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब आते हैं और विंग्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। ये बेसिक बेसिक बातें, इतना सारी चीजें आते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में। दूसरा बात अगर करते हैं हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर, कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर क्या है भाई, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर में। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गन सिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम, ठीक, ये सब किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है, तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के अंतर्गत आएंगे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म, फंक्शनल ट्रेट्स कंसीडर्ड एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। जो हमारे मेटाबॉलिज्म्स हैं, मेटाबॉलिज्म्स मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिएक्शंस मतलब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, दीज बिकम कंसीडर एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो बातें आती हैं, एक आता है आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एक आता है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म को सिंथेटिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म को ब्रेकडाउन रिएक्शन। मतलब ये कह सकते हैं हम कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हम खाते पीते हैं या जो हमारे अंदर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दीज आर द एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन आर दोज इन विच द लार्ज मॉलिक्यूल ना ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें, हमने दो एग्जांपल दिए हैं, C3 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट होते हैं, उनको आप पढ़े हैं। और हमारे अंदर इसको अगर और भी एग्जांपल लिखना चाहते हैं हम अपने ह्यूमन एनिमल को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें हम कह सकते हैं, एनिमल में ध्यान रखते हुए अगर हम इनको रखना चाहते हैं तो कह सकते हैं डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब मेटाबॉलिक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या आ जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर को इसमें कंसीडर किया जाता है, क्रोमोसोम के शेप के, कैरियोटाइप को कंसीडर किया जाता है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत। जैसे एग्जांपल पॉलीप्लॉइडी इन वीट, पॉलीप्लॉइडी, डाईप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ये सब अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो उनको हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे वीट, अभी तो हमारे पास पॉलीप्लॉइड यानी हेक्साप्लॉइड फॉर्म में वीट इस समय मार्केट में या इस समय हम लोग उसकी खेती करते हैं। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टर। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर में हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के सीक्वेंस, डाटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर ऑफ टेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें को फर्स्ट जीन इसका एग्जाम्पल है, और बहुत सारे जीन को हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम, नेक्स्ट बात देखिएगा भाई, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। देखिए अभी बायोकेमिकल कैरेक्टर्स क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायोकेमिकल कैरेक्टर, और भी बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है ना, इन अमीनो एसिड्स हैं, इनको भी हम बायोकेमिकल कैरेक्टर के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही बेसिक फॉर्म में रखा जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ये आपको बेसिकली प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं और बिहेवियर वाला एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एल्कलॉइड ना, प्रोडक्शन ऑफ एल्कलॉइड इन सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली एल्कलॉइड्स के प्रोडक्शन करते हैं, उसको देख लेते हैं। अगर हम और बात कर लेते हैं बिहेवियरल, तो इसको हम बिहेवियर को हम इथोलॉजी भी कहते हैं, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। दीज इंक्लूड मेटिंग, अभी पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, माइग्रेशन पैटर्न, फीडिंग और बर्ड, और ये करता कौन है, बर्ड, फिश एंड सम अदर मैमल्स, कुछ मैमल्स भी करते हैं। जैसे मैटिंग बिहेवियर जो होता है वो बर्ड शो करती है, एनिमल बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है ना। फिश माइग्रेशन शो करती हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जो माइग्रेशन शो करते हैं या मैटिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से
हो गए फीचर्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं लाइनेज चेंज। लाइनेज चेंज, लाइनेज चेंज रिफर टू, ध्यान देना है इसको, रिफर टू इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर ओवर जनरेशन इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरह का इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइनेज चेंज क्या है, इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है, किसमें, ओवर जनरेशन, पूरे जनरेशन में। ठीक है, उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशनरी चेंज का होता है अगर, तो उसको हम बोलते हैं लाइनेज चेंज। आगे, द लाइनेज चेंज लीड टू डेवलपमेंट, ये भी लाइन याद रखिएगा, द लाइनेज चेंज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज और अ ट्रेट ना। लाइनेज चेंज की वजह से ये पूरे, ये ऐसा चेंज है जो किस तरह का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है जो ओवर पूरे जनरेशन में होगा। पूरे ग्रुप जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन ऑर्गेनिज्मों के पूरे ग्रुप और उनके पूरे जनरेशन में ये चेंजेस होंगे, और ये नए स्पीसीज की उत्पत्ति भी करवाते हैं, नए स्पीसीज भी बनाते हैं, इनके वजह से बनता है। आगे, दीज आर ट्रैक थ्रू द, इसको हम कैसे पाते हैं, कैसे पता चलता है, फाइलोजेनेटिक ट्री। हमको कैसे पता चलता है कि लाइनेज चेंज हुआ था, तो अब ये पता करने के लिए हम जैसे अपने दादाजी को देखते हैं, दादाजी से पिताजी के अंदर कितने परिवर्तन हुए, अब पिताजी से हमारे अंदर कितने परिवर्तन हुए, यानी मतलब ग्रैंडफादर से, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ग्रैंड जो फादर हैं, ग्रैंडफादर से हमारे फादर के अंदर क्या परिवर्तन हुए, हमारे फादर से हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीजों की स्टडी करते तो पता चलता है कि हमारे अंदर लाइनेज चेंज कहां पे हुए थे। ठीक है, और बेसिस ऑफ लाइनेज चेंज इन बायोसिस्टमैटिक ना, लाइनेज चेंज की क्या मतलब, आधार क्या है, बेस क्या है, हमारे लाइनेज चेंज होते क्यों है, किसके वजह से होते हैं, तो ये चेंज होने का कारण क्या है, म्यूटेशन, कोई परिवर्तन हो गया, कोई उत्परिवर्तन हो गया हमारे अंदर, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कोई कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, और उस डिजास्टर में जो लोग सर्वाइवल वही किए जो फिट थे, उनके वजह से लाइनेज चेंज आने की संभावनाएं हैं। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के वजह से भी लाइनेज चेंज आती है। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। स्पेसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना, इनके वजह से लाइनेज चेंज आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते हैं, उनके वजह से भी लाइनेज चेंज हमारे अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, तो लाइनेज चेंज आप लोगों ने समझ लिया। यहां ध्यान दे लीजिएगा, इन बातों को समझे रहिएगा, नया टॉपिक होगा आपके लिए। ये इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और ये कहां होता है, ये जनरेशन में पाया जाता है, पूरे जनरेशन में पाया, मतलब अकर ओवर जनरेशन इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, लाइनेज चेंज को हम ट्रैक किससे करते हैं, पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर चेंजेज हुए हैं, हमारे पूर्वजों में भी परिवर्तन ये था, अब हमारे अंदर ये चीज हो गया, ये पता कैसे चलेगा, तो इसको ट्रैक कैसे करेंगे, तो ये क्लैडोग्राम से ट्रैक करेंगे। क्लैडोग्राम क्या है, आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा कर था, क्लैडोग्राम, डेंडोग्राम, फाइलोग्राम, ये सारी चीजें पढ़े थे। ये एक तरह का फैमिली ट्री होता है। ठीक है ना, हम क्लैडोग्राम से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पे परिवर्तन हुआ है। फाइलोजेनेटिक ट्री से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, पहले कैसे लोग हुआ करते थे, अब कैसे हैं ऑर्गेनिज्म। हम फॉसिल रिकॉर्ड देख के पता कर सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बाय यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो डाटा रखे गए हैं, उन डाटा को हम देख के पता कर सकते हैं कि हमारे पहले के लोगों में, पहले के पूर्वजों में, या पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर
डीएनए का सीक्वेंस कैसा था, आरएनए का सीक्वेंस कैसा था, ये सारे डाटा हम लोगों के बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रखे जाते, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में देखे जाते हैं। और इन सारी चीजों को आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने ब्लास्ट पढ़ा था, मेगा पढ़ा था, डीडीबी जे पढ़ा था, ठीक है, फास्ट पढ़ा था। इस तरीके से कई सारे टेक्निक्स पढ़े थे, जिसमें हम प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, ये सारी चीजें पढ़े थे, डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस, प्रोटीन डाटाबेस, ये सारी चीजें पढ़े थे। उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लाइनेज चेंज के बारे में इस टॉपिक में जान सकते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स को देख के हम लाइनेज चेंज के बारे में जान सकते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री बना के हम लोग जान सकते हैं, और क्लेडोग्राम देख के हम लोग, क्लेडोग्राम बना के हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। हम अगर आगे बात करते हैं तो लाइनेज चेंज का अगला एग्जाम्पल ऑफ लाइनेज चेंज, एग्जाम्पल्स क्या हैं और कैसे देखेंगे। तो जैसे हमने बताया कि इस समय हमारे यहाँ हेक्साप्लॉयड सीड वीट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन किसमें, वीट इवोल्यूशन, गेहूं के इवोल्यूशन में पहले डाइप्लॉयड था, डिप्लॉयड था, टेट्राप्लॉयड हुआ, अभी हेक्साप्लॉयड हम इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन को हम देखते हैं तो उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पहले के ऑर्गेनिज्म रहे हैं, मतलब ह्यूमंस रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखे, फिर उसके बाद हम होबिलो हैबिलस बने, फिर होमो इरेक्टस बने, फिर होमो सेपियंस बन गए। तो इन सब में जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, जो चेंज होता गया, वही हमारा लाइनेज चेंज था। बेसिक सब बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जॉलेस एनिमल, एगनैथा कहा गया ना। हमने फीस की बताया था कि एगनैथा से हमारे फीस, ए गनैथा, इसी को हम लोग ना एगनैथोस्टोमेटा भी कहते हैं, एगनै, ठीक है ना, इसी को एगनैथोस्टोमेटा भी कहते हैं। और उनको हम कहते हैं जॉलेस फीस ना, जॉलेस फीस। इनसे कार्टिलेजिनस फीस का निर्माण हुआ। कार्टिलेजिनस फीस मतलब कॉन्ड्रिक थीस कहते हैं इसको। कार्टिलेजिनस फीस का निर्माण हुआ और उनसे बोनी फीस का निर्माण हुआ। बोनी फीस यहाँ पे देखिए, ये मिस्टेक है, ये यहाँ रहना चाहिए, ये ऑस्ट्रिक थीस ना, ऑस्ट्री मतलब बोन होता है, इक्थिस मतलब फीस है, कॉन्ड्री इक्थिस, कॉन्ड्री मतलब बोन, कार्टिलेज है, स्थिक मतलब फीस, ठीक है। तो ये जॉलेस फीस था, उससे कार्टिलेजिनस फीस बना, उससे बोनी फीस बना। इधर ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उससे होमो हैबिलिस बना, उससे होमो इरेक्टस बना, उससे होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। वैसे यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम ये सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन भी करवा देंगे, मतलब क्लासेस ऑनलाइन भी हो जाएंगी और ये आपके चैनल पे हो जाएंगी, डीडीबी ट्यूटोरियल के चैनल पे। और ये सारी चीजें आपको डीडीबी पीजी कॉलेज के चैनल पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मिल रही हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, अभी तो नया चैनल है, हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, ऑनलाइन में अभी नया नया आए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी यहाँ पे रह पाएंगे, नहीं तो फिर वापस ऑनलाइन। अब बात करते हैं एडिशनल लाइनेज चेंजेस प्रोडक्शन क्या है इसमें। दिस refer to the origin of new species, some species from extinct lineage ना। इस लाइनेज चीज में एडिशनल लाइनेज चेंजेस में हम लोग कुछ एडिशनल लाइनेज चेंजेस, यहां पे यस कर लीजिएगा आप लोग। एडिशनल लाइनेज चेंजेस प्रोडक्शन देखते हैं। इसमें होता क्या है कि जब लाइनेज चेंज होते हैं, यानी जब परिवर्तन होता है ना किसी ग्रुप में, तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीसीज बनेगा भी। स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, कुछ चीजें विलुप्त हो सकती हैं, तो कुछ नई चीजें बन भी सकती हैं। यहाँ पे आगे स्पेसिएशन इवेंट बाय द एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन ना। इसमें नए स्पीसीज की अगर उत्पत्ति होती है तो ये एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन करता है, यानी एलोपेट्रिक सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म के निर्माण होते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म ए प्लस बी, दो ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म ए बी भी बन सकता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी भी देखने के लिए मिलता है, म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी मिलते हैं। इन सब सारी चीजों से क्या हो सकता है, नए स्पीसीज की उत्पत्ति हो सकती है, और क्या होते हैं, नए स्पीसीज का निर्माण भी हो सकता है, और
पुराने स्पीसीज खत्म भी हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं स्पीसीज कैटेगरी। स्पीसीज कैटेगरी देख लीजिएगा। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द स्पीसीज इज बेसिक यूनिट ना, बेसिक यूनिट, बट इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू हायरार्किकल इंट्रा स्पीसीज कैटेगरी ना। स्पीसीज जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होता है। बेसिक यूनिट का मतलब जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है और स्पीसीज है। तो ये जो है, जो सभी चीजें बताई जा रही है, बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट में सबसे छोटी यूनिट को माना जाता है स्पीसीज, और सबसे बड़े यूनिट को आपको माना जाता है किंगडम। लेकिन किंगडम से भी ऊपर होते हैं जिसको डोमेन कहते हैं, जिसको हम टेक्सोनॉमिकली हर जगह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी टेक्सोनॉमी के ऊपर रखा जाता है। टेक्सोनॉमी में किंगडम के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे देखिए एक बात किया गया है, 2 बेसिक कैटेगरी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के 2 बेसिक कैटेगरी हैं। एक होता है मोनोटाइपिक स्पीसीज, दूसरा होता है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। यानी स्पीसीज के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक मोनोटाइपिक स्पीसीज होते हैं और एक पॉलीटाइपिक स्पीसीज होते हैं। हम आगे अगर बात करते हैं कि स्पीसीज कैटेगरी में मोनोटाइपिक स्पीसीज क्या है, तो मोनोटाइपिक स्पीसीज दैट डज नॉट हैव एनी सब species or variety called monotypic species, या मोनोटिपिक भी कहीं कहीं पढ़ेंगे। तो जिनके पास कोई भी, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, स्पीसीज के नीचे वैरायटी आती है या सब स्पीसीज आता है, लेकिन जिनमें ना कोई वैरायटी हो ना कोई स्पीसीज, कोई सब स्पीसीज हो, उनको हम मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। जैसे अभी होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन में ऐसा कोई सब स्पीसीज में इनको नहीं बांटा गया है। ठीक है। तो यहां पे भी बात कर रहा है कि विदाउट एनी टेक्सोनॉमिकल सब डिवीजन। टेक्सोनॉमिकल सब डिवीजन मतलब स्पीसीज में कोई डिवीजन नहीं होगा। दूसरा होता है पॉलीटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज दैट इंक्लूड 2 और मोर सब स्पीसीज या वैरायटीज या रसेस ना। इनमें 2 या 2 से अधिक स्पीसीज, वैरायटीज ये सब हो सकते हैं। अगर ऐसा देखने के लिए मिलता है तो वो पॉलीटाइपिक स्पीसीज होंगे। अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पैंथेरा टाइग्रिश कहते हैं। पैंथेरा टाइग्रिश टाइगर का नाम है। अब इसका देखिएगा ना, बंगाल टाइगर का नाम क्या हो गया? पैंथेरा टाइग्रिश नाम है। ठीक है ना। यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस अलाटिका नाम है। किसका नाम है? साइबेरियन टाइगर का नाम है। तो इस तरीके से इनके वैरायटीज बदल गए। यहाँ पे एक ग्रुप और मिल गया, एक ग्रुप और मिल गया। ठीक है। ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। अब हम कुछ चीजें हैं जो एडिशनल हैं। एडिशनल में देख लेते हैं। स्पीसीज जो है ये वर्ड जूलॉजी और बॉटनी दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पीसीज की अगर सब स्पीसीज की बात करते हैं, अगर स्पीसीज को बांटा जाता है तो सब स्पीसीज जूलॉजी में और जो वैरायटी है वो बॉटनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। हम देखेंगे फॉर्मा कह सकते हैं या फॉर्म कह सकते हैं, बॉटनी में इस्तेमाल होता है। और ये वैरायटी के भी नीचे होता है। जैसे वैरायटी है तो इस वैरायटी के भी बिलो अगर हम देखेंगे तो फॉर्म इस्तेमाल होता है। और रेसेस जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ये इनफॉर्मल है, ये नॉन टेक्सोनॉमिकल है, बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। सब स्पीसीज है क्या, थोड़ा सा ये भी और देख लेते हैं। सब स्पीसीज, सब स्पीसीज या इसी को हम इंफ्रा स्पीसीज कह रहे हैं। सब स्पीसीज एनिमल में, इन एनिमल अ टेक्सोनॉमिक यूनिट बिलो द स्पीसीज लेबल showing below the species label showing distinct morphological, genetical, geographical variation but not capable to interbreeding ना, तो उनको कह देते हैं हम सब स्पीसीज। ठीक। तो ये क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट क्या करते हैं? मार्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल वेरिएशन रहेगा इनके अंदर, लेकिन ये इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पैंथेरा टाइग्रिस
टिपिकल टाइगर सब स्पीसीज है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस दो है, बंगाल टाइगर के लिए है पैंथेरा टाइग्रिस एलाइटिका एल्टिका, ये क्या है आपका साइबेरियन टाइगर इसको कहते हैं, ठीक है। आगे इंफ्रा स्पीसीज स्पेसिफिक कैटेगरीज या इंफ्रा स्पीसीज, या इसी को हम वैरायटी भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग बॉटनी में करते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, जूलॉजी के लिए बेसिकली जानते रहेंगे आप लोग, काम आएगा आपको कभी कभी। अब बात करते हैं स्पेसिएशन की। व्हाट इज द स्पेसिएशन? स्पेसिएशन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम स्पेसिएशन के अंतर्गत रखते हैं कि स्पेसीज नए स्पीसीज के बनने को, प्रक्रिया को स्पेसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। आगे इन अदर वर्ड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट आफ्टर सम टाइम दे मेक अ न्यू स्पीसीज। किसी वजह से, किसी कारण के वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या कोई परिवर्तन के वजह से पॉपुलेशन के बीच में बंटवारा हो जाए और वो बट के दो अलग अलग वैरायटी उसमें बन जाए, और दो या दो से अधिक भी वैरायटी बन सकती है, तो उनको हम स्पेसिएशन कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो चार तरह के बेसिक स्पेसिएशन मिलते हैं, और बेसिकली चार ही देखने के लिए मिलते हैं, और भी हो सकते हैं। चार तरह के स्पेसिएशन है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन और पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन और पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन के आपके चार प्रकार हैं कुल। बारी बारी से हम एक एक स्पेसिएशन को देख लेते हैं। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या है? जियोग्राफिक ना, जियोग्राफिक बैरियर्स आ जाएंगे, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, मतलब कोई पॉपुलेशन उसके बीच में जियोग्राफिक बैरियर कोई आ गया, किसी वजह से पहाड़ आ गए, यानी दो प्लेटों को लड़ने की वजह से अगर पहाड़ बन गए तो वो दो भागों में वो ग्राउंड बढ़ गया, तो एक तरफ दूसरी प्रजाति, मतलब एक ही प्रजाति थी लेकिन क्या हो गए, बढ़ जाने के, माउंटेन आ जाने के वजह से या किसी वजह से उनके बीच में से नदी निकल गई, तो उस नदी के वजह से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक तरफ दूसरे ऑर्गेनिज्म और रिसोर्सेज की कमी की वजह से दूसरे तरफ दूसरे स्पीसीज डेवलप हो जाएंगे, उसके वजह, उस सेपरेशन के वजह से, जिसको जो लीड करेगा क्या, नए स्पीसीज को। तो ये कहता है जियोग्राफिकल बैरियर, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, सेपरेट अ पॉपुलेशन लीडिंग टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, लीडिंग टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। अब देखिएगा ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जियोग्राफिक बैरियर आ गया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है या रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो जाने के वजह से रिसोर्स एक जाने के पास रह गया, जिसको पास रिसोर्स रह गया वो वैसा ही रह गया। रिसोर्स की कमी होने के वजह से ये क्या हो गए, या रिसोर्स वहां दूसरा रिसोर्स मिल गया, खाने पीने का अधिकता हो गई होगी, जिसके वजह से ये दो अलग अलग स्पीसीज का निर्माण हो गया, ये ए हो गए और ये बी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन अकर इन सेम जियोग्राफिक एरिया, ये भी याद रखिएगा, वहां पे डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया था, यहाँ पे सेम जियोग्राफिक एरिया है। अगर इन सेम जियोग्राफिक एरिया ड्यू टू इकोलॉजिकल नीच पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम के चेंज के अंदर से, या सेक्सुअल सिलेक्शन या बिहेवियर के वजह से, बिहेवियरल आइसोलेशन के वजह से, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है उसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन में बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया या सेक्सुअल सिलेक्शन हो गया या प्लॉइडी हो गया, तो एक छोटा सा पॉपुलेशन उसी जियोग्राफिकल एरिया में, एक छोटा सा पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से धीरे धीरे अलग हो जाता है और अपनी एक नई प्रजाति बना लेता है। जैसे यहाँ पे ये बन जाता है और यहाँ पे बी बन जाता है। तो इस तरह के स्पेसिएशन को हम सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के अंतर्गत रखते हैं। अगली हेडिंग की बात करते हैं हमारा सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का। आपको ये दिखाई दे रहा है एग्जांपल, मतलब डायग्रामेटिक मैंने एक व्यूज दिखा दिया है, ये इस तरीके से है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या है, और इसमें एक इफेक्ट दिखाई देगा, फाउंडर इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म का एक टुकड़ा अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से टूट के अलग हो जाएगा, चला जाएगा अलग, और अलग हो जाएगा और अलग होके वो अपनी अलग वैरायटीज बना लेता है, यानी यहाँ पे रहता है, यहाँ से हट के अलग जगह पे जाएगा और क्या करेगा, अपना नया स्पीसीज का निर्माण करता है। तो इसको देख लेंगे, स्मॉल ग्रुप ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन एंड बिकम
आइसोलेटेड बट इन्वॉल्व अ स्मॉल फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, स्मॉल फाउंडर इफेक्ट मीनिंग द आइसोलेटेड ग्रुप एंड reduce genetic variation due to its small founding population which can derived rapid evolutionary change। ना इसमें से एकदम सिंपल तरीके से समझें, एक लार्ज पॉपुलेशन, इसमें से एक छोटा पॉपुलेशन का छोटा सा एरिया अलग होगा, अलग होके ये तो पॉपुलेशन रह जाएगा ए और इसके साथ एक नया पॉपुलेशन बन जाएगा जिसका नाम है बी, नए स्पीसीज का निर्माण होगा जो स्पीसीज बी हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, हम ना एक स्पेसिएशन का एक और नोट्स होगा उसमें हमने संभवतः इसमें हम फाउंडर इफेक्ट हम कहीं पढ़ाए हैं, फाउंडर इफेक्ट को हमने पढ़ा देना है। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या है? पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, इनमें कोई इंटरब्रीडिंग फ्रीली ना, डू नॉट इंटरब्रीडिंग फ्रीली विथ सिलेक्शन distinct zone. The population are adjust but do not interbreed freely, ठीक है, with selection, ठीक, acting to the create distinct zone ना, ये ऐसे होंगे, ये पॉपुलेशन होगा और इन पॉपुलेशन में कुछ एरिया ये ठीक इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद ये पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है ना, देखिए, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस फॉर अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their similarities and dissimilarities. They are placing the group in a hierarchy of category, ठीक है ना। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वह है, बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे अलग अलग रख दिया जाता है। बेसिकली बातें ये समझ जाएं। आगे बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन कराने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो आवश्यकता ये पड़ी, प्रॉपर रीजन देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द एवरी ऑर्गेनिज्म, हमें सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना आसान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया जिससे हम सभी ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ सकते थे, उसके बारे में जान सकते थे। विदाउट एनी सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। हम अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिज्मों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी, सभी ऑर्गेनिज्म एक जगह नहीं पाए जाते थे और वो अलग अलग जगहों पे पाए जाते थे, और अलग अलग जगहों पे पाए जाते थे। अगर उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में जान नहीं पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन है। आगे, the organism of the past cannot be studied without proper classification। जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे उनको हम नहीं पढ़ सकते क्लासिफिकेशन के बिना, क्योंकि हम थे ही नहीं उस समय, तो हम जानेंगे कैसे। तो उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, उनके जीन्स का पता चलता है ना, उनके फॉसिल्स का पता चलता है, जिससे हम उनको बता पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन थे, ऑर्गेनिज्म थे, एग्जिस्ट करते थे। ये क्लासिफिकेशन से ही संभव हो सकता है। आगे बात करते हैं, द क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम अलग अलग ग्रुपों के ऑर्गेनिज्म जैसे हैं, जैसे हम लोगों ने बताया कि जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो मंकी से डेवलप हुए, ठीक है। हमारे क्लोज एंसेस्टर चिंपैंजी थे, ठीक। भागवत पुराण में लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो रैट हैं ना। तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब तक कोई टेक्सोनॉमिकल
डाटा मेरे पास नहीं रहेगा, क्लासिफिकेशन का डाटा नहीं रहेगा, हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं बता सकते कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पूर्वज रहे हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स का भी पता चलता है इससे। आगे देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 3 मेन टाइप्स होंगे, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से किए जा सकते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा बात हुआ है। देखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज 1 और मोर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यहां देखिएगा 1 और मोर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के एक या एक से अधिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ध्यान रखना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें देखा गया था। और बात करते हैं एरिस्टोटल, पढ़ा था आपने एरिस्टोटल के बारे में, डिवाइड द एनिमल इनटू 2 कैटेगरी, एनिमलों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एनीमा और एनेमा, इनेमा और एनेमा, एनेमा विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। आगे प्लिनी की बात करते हैं, इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया, फ्लाइट एनिमल और नॉन फ्लाइट 2 ग्रुप में बांट दिया। आगे बात करते हैं कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस यूज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से ऑफ सेक्स ऑर्गन इनटू 24 क्लास ना। लिनियस ने प्लांट को क्लासिफाई किया और 24 क्लास में क्लासिफाई कर दिया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि तरीका है, और भी है लेकिन अभी इतना आपको जानना है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो उसको और सेल्फ के लेवल पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। द सिस्टम अप्लाई सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, इसमें वहां पे 2 या 2 से अधिक लेते थे, यहाँ बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ले सकते हैं। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेवर यूज हैबिटेट एज अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। इसमें नेचुरल सिस्टम में हैबिटेट को नहीं रखा गया, तो किन किन चीजों को रखा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी करने के लिए, तो रखा गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को रखा गया, एनाटॉमिकल कैरेक्टर को रखा गया, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर को रखा गया और मॉलिक्यूलर कैरेक्टर को रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए। इन सारी चीजों का कैरेक्टरों का हेल्प लिया गया। दिस सिस्टम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ नेचुरल रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनी ना, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी, ठीक है ना, नेचुरल रिलेशनशिप और फाइलोजेनी इन दोनों को इनमें देखा गया। नेचुरल सिस्टम, अ नेचुरल सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेड प्लांट, हमें प्लांट नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा सा जानेंगे, प्लांट प्रपोज्ड बाय पेंथम एंड हुकर इन 3rd वॉल्यूम, अपनी किताब के 3री वॉल्यूम में, जिसका नाम है जेनरा प्लेंटेरम। ठीक है, जेनरा प्लेंटेरम। इट क्लासिफाइड द सीडेड प्लांट इन 21 सीरीज, याद रखेंगे, देखेंगे 21 सीरीज, जिसमें से 14 डाइकॉट थे और 7 मोनोकॉट थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप एलटी का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा। हम आगे बात कर लेते हैं द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही नेचुरल क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक बचे हुए रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीनियर नेचुरल। ठीक, के बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मेन बात आप देख लीजिएगा, हम इवोल्यूशन को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल, यानी मुख्य रोल जो होते हैं इनमें क्लासिफिकेशन में शो करने वाले वो फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब इनमें क्लासिफिकेशन करने के लिए इनके इसके अंतर्गत, मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो बेसिस मानते हैं वो हम फॉसिल्स को मानते हैं। आगे, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट फ्रॉम द डार्विन्स बुक, यानी इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस हैं, जो आधार मिलता है वो डार्विन के बुक से मिलता है। और क्या है बुक का नाम? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनको याद रखेंगे, डार्विन के बुक का नाम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इन्होंने डार्विन के बुक से ही ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को का आइडिया, इनको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आइडिया डार्विन के बुक से ही मिला था, एंगलर और प्रेंटल को। आगे बात करते हैं, इंप्रूव द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर लेटर प्रपोज्ड बाय हचिंसन ना। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे मतलब उसको इंप्रूव किसने किया? तो हचिंसन ने इसको इंप्रूव किया था, ठीक है। आप लोगों को कोशिश है कि देखिए ना, एग्जाम भी आप लोगों के जल्दी हो जाएंगे। जैसे अभी आज जो क्लास चल रही है में तारीख है 11/2026। ठीक है, के दिन ये क्लास चल रही है और आप अपने मतलब थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि मार्च चल रहा है, इस समय मार्च है और आपके एग्ज़ाम 20 अप्रैल से होने की संभावना है, ठीक है। तो 20 अप्रैल से होना है, 4 पेपर है और आपको इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट पढ़ भी लें, थोड़ा समझ भी लें इनको। और ये हमारा चैनल नया है अभी, अगर आप लोग इस पर सपोर्ट थोड़ा सा करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल आने वाली पीढ़ियों को हो जाएंगी। आप लोगों को तो जो है वो है ही, एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे यूजी और पीजी की सारी क्लासेस मिलेंगी। यूजी और पीजी की सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप अपने जो जूनियर होंगे घर के आसपास अगल बगल के लोग, उनको बता देंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो ज़माना है वो बदल रहा है। तो इस बदलते हुए ज़माने के हिसाब से हम भी थोड़ा ऑनलाइन आने की कोशिश किए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, बाकी जो है वो तो चल ही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है हायरार्कियल सिस्टम। ये हायरार्कियल सिस्टम क्या है भाई, वो देख लेते हैं। हायरार्कियल सिस्टम देख लेते हैं क्या है। थोड़ा आइडिया मुझको कम है तो थोड़ा सा ये अपने हिसाब से घूम फिर रहा है। हायरार्कियल सिस्टम क्या है ना, दीज आर टेक्सोनॉमिक रैंक used to classify the living organism in hierarchical system from genera to species, ठीक है ना। तो ये जनरा नहीं होगा, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज रखेंगे इसको, ठीक है। आगे तो मेजर हायरार्कियल कैटेगरीज। हायरार्कियल कैटेगरीज क्या है, तो कैटेगरीज पहला होता है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होते हैं।
अब इसके नीचे क्या होते हैं, यानी हायरार्किकल स्पीसीज के नीचे क्या होगा, तो हमने पीछे बात किया था सब स्पीसीज होगा, और इसमें हो जाएंगे वैरायटीज होंगे और फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए पीछे हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक, टेक्सोनॉमिक वर्सेस नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ये लास्ट टॉपिक संभवतः होगा, लास्ट ही होगा संभवतः। हाँ, 4 मिनट और लगेंगे। टेक्सोनॉमिक वर्सेस नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, ये देखिए इस पे शॉर्ट नोट आता है आप लोगों को एग्जाम में, शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इसको करना कैसे है। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर देखते हैं क्या, टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर अभी हमने पिछले क्लास में, पिछले भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। तो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर किसको कहते हैं, द टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर आर यूज इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर वह कैरेक्टर होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट बी हेरिटेबल, कंसीडर्ड, मस्ट बी हेरिटेबल और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट इनका होता है, मतलब ये जो कैरेक्टर होंगे वो इनहेरिटेबल होंगे और इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट होगा। और इसमें आते कौन कौन है, आते हैं इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, जैसे बॉडी सिमेट्री, बॉडी शेप, बॉडी साइज, पीछे पढ़ा है आपने। दूसरा होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ऑर्गन सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम। मॉलिक्यूलर में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के सीक्वेंसेस आ जाते हैं। बिहेवियरल में कोर्टशिप आ जाता है, मेटिंग आ जाता है, ये सारे बिहेवियरल्स वो सब आते हैं। इसको आपने एक बार पीछे पढ़ा है, बस हमने इसको थोड़ा सा दे दिया है समझने के लिए। अब बात करते हैं नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, यहां पे देख लेंगे नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर आर ट्रेड दैट आर नॉट यूज for classification because they are not heritable or are evolutionary significance। ना ये तो हेरिटेबल होते हैं, ना इनका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है इन कैरेक्टरों का, इसलिए इन कैरेक्टर को हम नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर हैं कौन कौन से, वेरिएबिलिटी, इन्वायरमेंटल ट्रेड, डेवलपमेंटल ट्रेड, ये सब कौन से कैरेक्टर हैं, ये सब नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। आगे बात करेंगे एग्जांपल ऑफ नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, जैसे बॉडी वेट है, ORR साइज, बॉडी वेट ORR साइज, किसी का बॉडी वेट ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि ये टेक्सोनॉमिकली द पर्सन आर लुकिंग लाइक एलिफेंट बिकॉज दीज आर द कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ आदमी भी होते हैं हाथी की तरह, लेकिन वो हाथी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। साइज बढ़ गई तो वो साइज के हिसाब से उसमें नहीं रख दिए जाएंगे। और कुछ आदमी हो गए छोटे से हैं, इससे छोटे से, ठीक है ना, हमें नहीं बदलिएगा, लेकिन छोटे से हैं तो वो कहते हैं कि वो छोटा सा है चूहा की तरह, तो उसको चूहे वाली कैटेगरी में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सीजनल कलर चेंज, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो समय के हिसाब से परिवर्तन होते हैं, आदमी भी परिवर्तन, तो कलर नहीं चेंज करते हैं, वो खुद ही पूरा बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो सीजनल कलर चेंज, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो कलर चेंज कर रहे हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में नहीं रख देंगे, ठीक है ना। इंजरी रिलेटेड ट्रेट्स, नेक्स्ट है बिहेवियरल रिस्पॉन्स ना, टेम्पररी बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ये भी टेक्सोनॉमिक का कैरेक्टर, नॉन टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कंसिडराइज किए जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, एक दो बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये आपको बेसिकली हमारे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ बातें आएंगी तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं, हम उनको दोबारा से कर देंगे। तो DDB PG कॉलेज, ये जो DDB लिखा हुआ है, ये DDB ट्यूटोरियल बनारस की एक कोचिंग है और अच्छी कोचिंग है, BSc और MSc के लिए, ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट क्लासेस मानी जाती है। तो अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन कोई पढ़ ही नहीं, ऑफलाइन कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बहुत कम पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमने भी ऑनलाइन आने की कोशिश की है। तो हमने इसको DDB PG कॉलेज के नाम से एक चैनल बनाया है, DDB PG कॉलेज के नाम से एक चैनल बनाया है। तो आप इसको YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब, चले जाइएगा YouTube पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
और कोई दिक्कत आएगी तो उसको उस पर कमेंट कर दीजिएगा, कुछ अच्छी बातें भी कर दीजिएगा, और कुछ आपको गलत लगेगा तो उसको भी बोल दीजिएगा। आगे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी तो सुधार करने का हमेशा ही पूरा उम्र होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो कोशिश करिएगा आप लोग उसमें क्या बोलते हैं उसको अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, और कोशिश करिएगा कि हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसके वजह से हम लाइव आके पढ़ा सकें। बाकी अगर आप लोगों को चैनल पे आके पढ़ना होगा तो टीडीपी ट्यूटोरियल का ये जो टीडीपी ट्यूटोरियल है, ये चैनल आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, और बहुत सस्ता बैच है। खाली 500 रुपए में पूरा 6 मंथ 500 रुपए में पूरा 6 मंथ, 100 रुपया महीना भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। और पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी बड़े आराम से, बड़े स्थिर तरीके से। तो जैसा सब लोग बोलते हैं वैसा हम भी बोल देते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस इतना ही मैंने भी सुना है। आगे कुछ और भी करना होता होगा तो उसको आप लोग